my dear students, welcome back to the channel Connect to Commerce. Chapter 1 is finally over and I have covered all the topics as per the CBSE syllabus of Chapter 1. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली सारी वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर 1 के ऑल टॉपिक्स की, तो उन्हें जाके देखिए, क्योंकि बीच बीच में उन वीडियोस के साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करती रही हूं कि अगर इस टॉपिक पे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको कैसे आंसर करना है। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है यही डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद the typology of the questions, the number of questions you get in the exam and how to attempt these questions. तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, अगर आप किताब से कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं और उसके बाद आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है, तो आपको टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ लो, मैच द फॉलोइंग पूछ लो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लो, केस स्टडीज हॉट्स। अगर आपको बच्चों कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना, तो चुटकियों में आप उस आंसर को कर पाएंगे। और अगर जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी आज कि उन टिप्स को आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी क्वेश्चन एंड आंसर्स करने में, चाहे वो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हो, चाहे टर्मिनल एग्जाम्स के हो, क्लास टेस्ट के हो या वो एनुअल एग्जाम्स के हो, है ना। तो चलिए वो टिप्स देख लेते हैं क्या है। और बच्चों एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि ईज इन एग्जाम्स के नाम से मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है एफिशिएंसी टिप्स, प्रेजेंटेशन टिप्स। तो अगर आपने वो सीरीज भी मेरी नहीं देखी है तो ईज इन एग्जाम्स को क्लिक करिए और उन सारी सीरीज को भी जल्दी से देख डालिए, तो फिर आपको और अच्छी तरह से जो भी मैं आज डिस्कस करूंगी वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों कि हमारे बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन पेपर में कितनी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। देखो एनुअल एग्जाम्स में टोटल 34 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो फिर अभी टर्मिनल एग्जाम्स में तो आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि वो कितने जो है वो क्वेश्चंस देंगी। पूरे 34 तो नहीं आएंगे क्योंकि टर्मिनल पूरे 80 नंबर का नहीं होता है, तो वो आपकी टीचर्स अपने हिसाब से बताएंगी। लेकिन इन मार्क्स के अलावा कोई और मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन आए या 5 नंबर के क्वेश्चन आए, क्योंकि सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको सिर्फ इतने ही नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो एमसीक्यूज ही होते हैं सारे, लेकिन उन एमसीक्यूज में भी वैरायटीज होती हैं। कभी कभी एमसीक्यू होता है फिल इन द ब्लैंक्स पे, कभी होता है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट पे, कभी होता है मैच द फॉलोइंग पे, कभी छोटा सा एमसीक्यू में हॉट्स भी पूछे जा सकते हैं, और कभी कभी छोटी छोटी केस स्टडीज भी होती हैं एमसीक्यूज में। अभी हम ये सारे टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें आपको या तो इन्यूमरेट करना होता है या स्टेट करना होता है या ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। तो वो क्वेश्चंस हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। फिर उसके बाद जो 6 मार्क का क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली वो भी डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, हॉट्स भी होते हैं और केस स्टडीज भी होते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने की अलग तरह की ट्रिक्स होती हैं। तो पूरी वीडियो बच्चों ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको एक एक माइन्यूटेस्ट ट्रिक जो है वो पता लग जाए। और प्रेजेंटेशन टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपको सारा कुछ समझ में आ गया, सारा कुछ याद है, लेकिन अगर आप सही ढंग से प्रेजेंट नहीं करेंगे ना, तो भी यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर द गुड मार्क्स। क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप जो है बेस्ट स्कोर करें और आसानी से स्कोर करें। तो आप मेरी वीडियो देखिए पूरी एंड तक। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम 1 मार्कर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अपने स्क्रीन पे देखिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। पहला है बिजनेस प्लस प्रोफेशन, बी ऑप्शन है बिजनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट, सी ऑप्शन है प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट और डी ऑप्शन है बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस
एम्प्लॉयमेंट। तो अब आपको इक्वेशन स्पेसिफिकली सेलेक्ट करनी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा 3 तरह की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे डी और साथ में ये भी लिखेंगे बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ ऑप्शन ही नहीं लिखना है, उसका आंसर भी साथ में लिखना है। और एक और बात बच्चों आपको बतानी थी मुझे कि एलिमिनेशन थ्योरी हम यूज करते हैं एमसीक्यूज में। तो कभी कभी जब मुश्किल क्वेश्चन होता है और हमें एग्जैक्टली जो है ऑप्शन आइडेंटिफाई करने में मुश्किल आती है, तो उसमें क्या करना होता है, जो बिल्कुल ही आपके हिसाब से गलत ऑप्शन हो ना, उसको पहले ही हटा दो और फिर बचे हुए जवाब में से सही ऑप्शन चूज करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों स्क्रीन पे, द ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल। तो बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हमने कर रखी हैं जिसमें कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। ए ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट, बी है बिजनेस, सी है बोथ ऑफ द अबव, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी और बिजनेस भी, और डी है सिर्फ प्रोफेशन। तो एक्चुअली क्या है कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में हमें जरूरत नहीं पड़ती है कैपिटल की, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। तो आप लिखेंगे आंसर ए और उसके आगे आप लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच पॉइंट इज रिलेटेड विद द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस? ए लॉन्ग रन सर्वाइवल, बी फॉर द रैपिड ग्रोथ, सी फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में काम में आता है, सर्वाइवल में भी, ग्रोथ में भी, एफिशिएंसी बढ़ाने में भी। तो डेफिनेटली इसका बहुत क्लियर कट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आप आंसर लिखेंगे डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट फिर से इक्वेशन दे रखी है बच्चों, देखिए बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, पहला ऑप्शन है, ट्रेड प्लस कॉमर्स दूसरा ऑप्शन है, इंडस्ट्री प्लस ट्रेड तीसरा ऑप्शन है, एंड ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड चौथा ऑप्शन है। बच्चों जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज से रिलेटेड होती हैं, और प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंडस्ट्रियल होती हैं और एक्सचेंज एक्टिविटीज कॉमर्स होती हैं। तो जो बेस्ट इक्वेशन है इसकी वो क्या है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। तो आप आंसर लिखेंगे ए, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री? जेनेटिक इंडस्ट्री की आपको डेफिनेशन याद होगी कि जो कि एनिमल्स और प्लांट्स की ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे नाम दे रखे हैं एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड प्लांटेशन। तो माइनिंग जो है वो एक्सट्रैक्टिव में आती है, बाकी की सारी जो है वो जेनेटिक है। तो हमसे पूछा है विच इज नॉट द जेनेटिक इंडस्ट्री, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, माइनिंग, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आपको लिस्ट पता है कि क्या क्या सर्विसेज हैं जो ऑक्सिलरीज का काम करती हैं। ए माइनिंग, बी इंश्योरेंस, सी वेयर हाउसिंग एंड डी ट्रांसपोर्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि बी, सी और डी जो है वो सारी ऑक्सिलरीज हैं। माइनिंग इज नॉट अ सर्विस इंडस्ट्री, सो द आंसर विल बी ए, माइनिंग। तो बच्चों कुछ एमसीक्यूज मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, बाकी का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी। टोटल वर्कशीट्स एमसीक्यूज की, आप उनकी फर्दर प्रैक्टिस करिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 3 and 4 मार्क्स। चलिए बच्चों एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लुक ऑन योर स्क्रीन, और उसके साथ साथ उसको कैसे आंसर करना है ये भी मैंने दिखा रखा है। Mr. Mahesh is an orthopedic surgeon in Gangaram Hospital, and Mr. Harsh, his friend, is an eye specialist who has his own clinic, and Mr. Harsh's wife, Mrs. Savita, operates her jewelry shop. Compare the economic activities undertaken by them on 3 bases. बच्चों ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमें इसको सिंपली कैसे आंसर करना है, कैसे इसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी बनानी है। देखिए सबसे पहले तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से मैंने आंसर स्टार्ट करा है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय। तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
और फिर उसके बाद इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप यहाँ पे इस तरह से टेबुलर फॉर्म में दिखा देंगे कि मिस्टर महेश क्योंकि गंगाराम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वो डॉक्टर, तो उनकी एक्टिविटी हो गई एम्प्लॉयमेंट। मिस्टर हर्ष जो है वो अपना क्लिनिक खोले हुए हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, तो उनकी एक्टिविटी हो गई प्रोफेशन। और जो सविता है महेश की वाइफ, उनकी अपनी ज्वेलरी शॉप है तो उनकी एक्टिविटी हो गई बिजनेस। तो क्वेश्चन को बच्चों डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन क्योंकि थोड़ा क्रिएटिव माइंड अप्लाई किया जाता है और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर प्रेजेंट किया जाता है तो आपको भी आंसर उसी तरह से करना है। तो आपने पहले ये लिख लिया, तीनों एक्टिविटीज को लिख लिया, अब उनकी कंपैरिजन और डिफरेंशिएट आप कर लेंगे कि पहला मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, दूसरा क्वालिफिकेशन और तीसरा नेचर ऑफ वर्क पे। तो इसको भी आप टेबुलर फॉर्म में बता देंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। एस्टैब्लिशमेंट मोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिसीजन ऑफ द ओनर पे बिजनेस स्टार्ट होता है, प्रोफेशन जो है उसके लिए डिग्री या सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है। फिर क्वालिफिकेशन बिजनेस में कंपलसरी नहीं है, प्रोफेशन में मस्ट है, असेंशियल है, और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन नेचर ऑफ द जॉब के हिसाब से चाहिए होती है। नेचर ऑफ वर्क बिजनेस में प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज है, प्रोफेशन में सर्विसेज रेंडर की जाती है और एम्प्लॉयमेंट में एवरीबडी हैज टू वर्क अंडर द एम्प्लॉयर। तो ये तीन ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक मोड्स आपसे पूछे गए थे, इन्हीं पे डिस्टिंग्विश करना है, इसके अलावा कोई और पॉइंट्स आप नहीं लेंगे। तो किस तरह से आपको, अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपके आइडेंटिफिकेशन के और 3 मार्क्स जो है वो डिस्टिंक्शन के। इवन इसको ज्यादा नंबर कभी पूछा जा सकता है, 6 मार्क्स में भी अगर पूछा जाए तो आप एक एक पॉइंट जो है वो और बढ़ा सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्टिव बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से पूछा जा सकता है 3 नंबर या 4 नंबर में। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क्स एंड स्टेट द नेचर ऑफ दीज रिस्क्स। तो एक तो इसको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को पूछा गया, एक तो डेफिनेशन पूछी गई है और उसके बाद वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है स्टेट। तो ये बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी हम लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से आंसर करना शुरू करेंगे। बिजनेस रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और लॉसेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस। तो यहाँ पे आपने डिफाइन करने में भी एक इसको लाइन को अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और लॉसेस, इसको ही हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि वर्ड स्टेट है तो पहले आपने वेरियस फीचर्स 1 2 3 4 उसके 4 फीचर्स लिख दिए। और क्योंकि स्टेट जो है वो बहुत ही आधे आधे नंबर में, अगर आप इतना भी लिख के छोड़ देंगे ना तो 2+1 मार्क्स तो आपको यही मिल गए। अब एक्सप्लेनेशन का सिर्फ एक ही नंबर बचा, तो हमें बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है। हर एक फीचर के बारे में हमने एक एक छोटा छोटा सा स्टेटमेंट लिख दिया है कि एवरी बिजनेस फेसेस अनसर्टेन सिचुएशंस व्हिच रिजल्ट इन द बिजनेस रिस्क। तो अनसर्टेनिटीज यहाँ पर है इसका मेन फीचर। दूसरा है असेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी रिड्यूस्ड। इसका मतलब पूरा उसको जीरो नहीं किया जा सकता। डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो नेचर ऑफ द बिजनेस के हिसाब से बदलती रहती है। तो आपने एक एग्जांपल दे दिया कि फैशनेबल बिजनेस में ज्यादा रिस्क होगा और असेंशियल कमोडिटीज के बिजनेस में कम रिस्क होगा। और प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, इसमें आपने एक स्टेटमेंट दे दी, ग्रेटर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स। तो इस तरह से आप ये आंसर लिख देंगे तो ये वेल एक्सप्लेन्ड आंसर माना जाएगा, वेयर यू कैन स्कोर फुल 4 मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स। तो अब केस स्टडीज डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। केस स्टडीज जो है ना बहुत ज्यादा सुनकर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रॉब्लमसम क्वेश्चंस होंगे और परेशानी से आंसर करेंगे, लेकिन यकीन मानिए बच्चों केस स्टडीज जो है ना वो इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ याद भी नहीं है ना, वो एक अनसीन पैसेज की तरह होते हैं कि आप पैसेज पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे उसके आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे। तो आप बहुत ही आसानी से बिना घबराए केस स्टडीज को कैसे आंसर करेंगे और किस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। डेफिनेटली आपको लगेगा कि वाओ ये तो कितना आसान तरीका है केस स्टडीज को आंसर करने का। तो मैंने आपको टिप्स तो दे ही दिए कि केस स्टडी में सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़नी है और बाद में केस पढ़ना है। तो मैं अब आपके सामने पहले लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ और वो केस पढ़ रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए पूरी केस स्टडी।
सबसे पहले देखिए लास्ट लाइन है, कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें पूछेंगे, कोटिंग द लाइंस, एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो एक तो लाइंस कोट करनी है और वर्ड है एक्सप्लेन और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 6 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो 1.5 नंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसको भी हमें पैराग्राफ में नहीं लिखना है, हमें पॉइंट्स में लिखना है, इनफैक्ट हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है जैसे मैंने आंसर किया है। तो द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन मैंने ले ली और फिर इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में अटेम्प्ट करा। एक कॉलम मैंने बना लिया उन कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम का, एक कॉलम मैंने बना लिया कोटेड लाइंस का और एक कॉलम मैंने बना लिया एक्सप्लेनेशन का। तो अब आप देखिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखने हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। After completing their graduation, Salman and Ram decided to set up the flour mill to earn the income. फ्लोर मिल सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढना है टू अर्न द इनकम। तो अर्निंग इनकम जिस एक्टिविटी का पर्पस होता है वो कौन सी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से मिल गया आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जॉब इज टू परचेज व्हीट फ्रॉम द मार्केट एंड हैव ग्राउंड इट इनटू द फ्लोर। The flour is available in the packets of 5 kg, 10 kg and 20 kg. ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग वेट्स में अवेलेबल हैं। They sell these under the brand name देश का आटा and earn a reasonable profit of 10% on cost. तो reasonable profit on cost, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। तो एक आपको फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया, प्रॉफिट अर्निंग। They worked very hard to flourish the business on the regular basis and hence in no time their brand becomes very popular in the market. Their main reasons for the success of their business are superior quality and the low price. The business was running very well. तो यहाँ तक जो है उनके बिजनेस के बारे में बता रखा है और आपने यहाँ पे लाइन देखी कि वो लगातार जो इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं रेगुलर बेसिस। They worked very hard to flourish the business on the regular basis. एक और फीचर मिल गया, डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वन डे देयर फ्लोर मिल कॉट फायर एंड एज अ रिजल्ट दे हैड टू सफर अ हेवी लॉस। तो यहाँ एक इवेंट बता रखा है, आग की वजह से उनको हेवी लॉस फेस करना पड़ा। तो जब अनसर्टेनिटीज की वजह से लॉस हो जाता है उसको कहते हैं हम रिस्क। तो एक और फीचर हमारे सामने क्या आया इस पैराग्राफ से कि एवरी बिजनेस हैज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। However, Salman and Ram did not lose their heart and worked even harder. Gradually, their business was back to normal. Now they are fully satisfied with their business. तो ये पूरी केस स्टडी थी जिसमें से पढ़ते टाइम ही बच्चों हमने इसके 4 फीचर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए। तो आपने ये 4 फीचर्स लिख दिए अगर, तो टीचर इज गोइंग टू गिव यू 2 marks here only because you have identified correctly the features. और क्योंकि कोटेड लाइंस भी पूछी गई हैं, तो जिन लाइन से ये फीचर्स आइडेंटिफाई हुए पढ़ते में ही मैं आपको बताती जा रही थी, तो पूरी लाइंस भी लिखने की जरूरत नहीं होती, शुरू के 2 वर्ड्स और आखिर के 2 वर्ड्स लिख दिया करिए। तो 2 नंबर इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कोटेड लाइंस के। और फिर क्योंकि अब 2 ही नंबर बचे 4 फीचर्स के, तो आप कितना एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको सिर्फ बताना है कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि इट इज परफॉर्म विद द इकोनॉमिक मोटिव। बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव होता है, तो प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस अपार्ट फ्रॉम सम अदर मोटिव्स यू कैन मेंशन। डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इन्वॉल्व्स रेगुलर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन इज नॉट अ बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा ये और लिख सकते हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क, देयर कैन नॉट बी एनी बिजनेस विदाउट रिस्क। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस हैज टू फेस सर्टेन रिस्क। तो अगर आपने इसकी एक लाइन भी लिख दी ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आधे नंबर ही का तो एक्सप्लेनेशन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इट सीम्स टू बी अ वेरी डिफिकल्ट एंड लेंथी केस स्टडी, बट हाउ इजीली and how in a very presentable manner we are able to answer this question. सो आई होप बच्चों कि आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा, और भी हम धीरे धीरे करके बहुत सारी केस स्टडीज डिस्कस करते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो भी आपकी घबराहट है, क्वेरीज हैं, टेंशन हैं, डाउट्स हैं, वो बिल्कुल नील हो जाए, जीरो हो जाए। बस आप लगातार मेरी इस तरह की वीडियोस देखते रहिए जिसमें एक्सप्लेनेशन पे आपको ध्यान देना है, और जिस तरह के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते रहेंगे उस पर भी ध्यान देना है। तो बहुत आसानी से आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।
So I hope you have enjoyed the explanation. आपकी टेंशन एंड वरीज थोड़ी सी कम हो गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, और उसमें मैं बीच बीच में भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करती रहूंगी। और फिर जब पूरा वॉल्यूम खत्म हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का, तो पूरी वेटेज है उस वॉल्यूम की, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।